Bismillahirrahmanirrahim. This time you will find this lecture the repetition of previous lectures. हमारी रिवीजन भी हो जाएगी, कुछ नए कॉन्सेप्ट भी पता चलेंगे. रिपीटिशन इस तरह है कि हमने अब तक जितना मेमोरी, फॉरगेटिंग, रिमेम्बरिंग, कॉग्निशन और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में जो कुछ पढ़ा, हम उसको एक दफ़ा फिर कॉग्निटिव प्रोसेसेस को समझने के लिए उन्हीं की रिपीटिशन से हम इन प्रोसेसेस तक जाएंगे और इनको समझेंगे. कॉग्निटिव प्रोसेसेस हमारा टॉपिक है और आई एम श्योर कि अब तक जितने लेक्चर्स आप लोग कर चुके हैं, this lecture is just a reorganization of those previous lectures. So reorganization में हम बहुत सारी चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं उनको हम दोबारा ऑर्गेनाइज करके, रीऑर्गेनाइज करके और दोबारा आपकी मेमोरीज के अंदर डालने की कोशिश करेंगे. और आई एम श्योर कि आफ्टर दिस थर्ड फोर्थ लेक्चर अबाउट बायोलॉजी, जो भी आपने बायो के बारे में अब तक पढ़ा, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के बारे में, ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने में कामयाब हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं कॉग्निटिव प्रोसेसेस. व्हाट आर कॉग्निटिव प्रोसेसेस? बेसिकली रिलेटेड टू द कॉग्निशन. कॉग्निशन का वर्ड बार बार हमारी लैंग्वेज में आ रहा है, हमारी क्लासों के में यूज़ हो रहा है और यू मस्ट बी थिंकिंग के एक साइकोलॉजिस्ट इस वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है अपने लेक्चर्स के दौरान. परसेप्शन, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, लैंग्वेज एंड अटेंशन, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ योर कॉग्निशन. The collection of mental processes and activities used in perceiving, thinking and understanding as well as the act of using these processes is cognition. और इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि attention, memory, executive functioning, these are all part of cognitive functions. Cognition is based like once again I am telling you that thinking, knowing, remembering, communication की बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं और इनको हम समझेंगे अभी आगे जाके. These are all part of your cognitions. साइकोलॉजी का कॉग्निशन से क्या ताल्लुक है? There is a relationship between how people think about themselves and how they behave. और fixed ideas about other people is stereotyping. स्टीरियोटाइपिंग जो है ये आप आगे हमारा एक लेक्चर आएगा जिसमें कि आप स्टीरियोटाइपिंग को समझेंगे कि क्या होता है. सेट ऑफ बिलीव, सेट ऑफ द वे यू आर थिंकिंग, द वे यू आर रिमेम्बरिंग, यू आर हैविंग सम आइडियाज, थिंकिंग फ्रेमवर्क, दैट इज बेसिकली स्टीरियोटाइपिंग. और रिलेटेड है चूंकि थिंकिंग के साथ, तो स्टीरियोटाइपिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसको बड़े डिटेल में हम सोशल साइकोलॉजी में पढ़ेंगे. The term cognition is also used in a wider sense to mean the act of knowing or knowledge and may be interpreted in a social or cultural sense to describe the emergent development of knowledge and concepts within a group that culminate in both thought and action. तो दोनों चीज़ों में जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं और पल रहे हैं. और द टर्म कॉग्निशन जो है दैट इज सेंस जिसको कि आप एक्ट ऑफ नॉलेज कह लें या मे बी इंटरप्रेटेड इन अ सोशल और कल्चरल सेंस. ये सारा कुछ ताल्लुक इसके साथ है कि हम इंटरप्रेट करते हैं अपनी किसी प्रायर लर्निंग की वजह से जो कि बेस्ड होती है आइदर योर कल्चरल या सोशल वैल्यूज़ के साथ. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन साइकोलॉजी एंड कॉग्निशन. The approaches to human behavior that focuses on how we think with the belief that such thought processes affect the way in which we behave. Other approaches take other factors into account, such as the biological approach, which acknowledges the influences of genetics and chemical imbalances on our behavior. Cognitive meaning knowing. Psychologists attempt to create rules and explanations of human behavior and eventually generalize them to everyone's behavior. The humanist approach opposed this, taking into account individual differences that make use each behave differently. The cognitive approach attempts to apply a scientific approach to human behavior, which is reductionist in that it doesn't necessarily take into account such differences. अच्छा, अब व्यूज़ हैं, मैं आपको शुरू से बता रही हूँ कि कितने व्यूज़ हैं डिफरेंट हर चीज़ के बारे में, लेकिन एट द एंड हम इन तमाम व्यूज़ का में से किसी एक व्यू को या तो हम कहीं अप्लाई करते हैं या हम तमाम के मिक्सचर को अप्लाई करते हैं. और वी से कि इट्स द पर्सनैलिटी इज़ अ product of human learning, the biological basis of behavior,
द कल्चरल बेसिस एटसेट्रा। सो इन सब को हम एक पर्सनालिटी पे अप्लाई करते हुए किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। तो कॉग्निशंस भी इन सब चीज़ों पे बेस करती हैं, आपकी लर्निंग पे, आपकी कल्चर, नॉर्म्स, सोसाइटी के आपके नॉर्म्स क्वाइट डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू अनदर सोसाइटी, सो योर लर्निंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर सोसाइटीज, अदर कल्चर्स। सो कॉग्निशंस आर बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स। इसकी कुछ कैटेगरीज हैं, कॉग्निटिव कैटेगरीज को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली अब अभी आप ये देखें कि कितना मैथमेटिकल सी एक डायग्राम आपके सामने है, जिसमें कि हमने बताया कि द कॉग्निशंस आर व्हाट आई नो, फील, वांट एंड वैल्यू। दिस इज बेस्ड ऑन, जैसे कि आप लर्निंग का लूप बनाते हैं ना, कि आपकी ड्राइव्स पर, जो मोटिवेशन ड्राइव्स आपने पढ़ी हैं उस पर आपकी एक्शन बेस कर रहा है, व्हाट आई डू, और जो प्रोड्यूस करता है वो एक्शन, जो आपका रिएक्शन है या आपका एक्शन है, जो परफॉर्मेंस है आपकी, रिजल्ट्स जो प्रोड्यूस होते हैं, और विच माइट बी लाइक वी कैन मेक इट इन अ लर्निंग लूप। ये होता है कि आपकी वैल्यूज, आपकी परफॉर्मेंस, ऑल दीज आर इंटर रिलेटेड लाइक दिस। So cognitive categories are having processing speed, auditory processing, visual processing, long-term memory, short-term memory, logic and reasoning, attention skills. So you are very much aware of all these terms. आपको processing का पता है, what is processing? Processes involves the time जो कि हम मैसेज लेना, उसको प्रोसेस करते हुए ब्रेन तक पहुंचाना, ये सारे स्टेप्स हैं जो कि प्रोसेसिंग में इंक्लूडेड हैं। ऑडिटरी प्रोसेसिंग इज अनदर प्रोसेसिंग जो कि टाइप ऑफ प्रोसेसिंग है, जो कि ऑडिटरी है इन नेचर, दैट इज थ्रू योर एयर, आपकी पूरा एयर का स्ट्रक्चर और उसकी जो आपके ऑडिटरी न्यूरॉन्स थे उनका फंक्शन, और वो सब कुछ हमने लास्ट टाइम आपको सेंसेशंस में और परसेप्शंस में क्लियर किया था। लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपने पढ़ा है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, और इस लॉन्ग टर्म मेमोरी तक कोई भी मटेरियल जाने में क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, हाउ इज योर शॉर्ट टर्म मेमोरी वर्किंग, दैट इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व इन इट। लॉजिक और रीजनिंग स्टार्ट कैसे होती है? लॉजिक और रीजनिंग इज once you gather all the information which is inside your brain, and you may have insight learning, latent learning, जिसमें कि हमने टाइप्स पढ़ी थी लर्निंग की, तो वो लॉजिक और रीजनिंग इज बेस्ड ऑन दोज काइंड्स ऑफ लर्निंग, और you are coming up with some new idea, with some new logic, and you are explaining some idea on the basis of your prior experiences, etc. etc. Attention skills क्या होती हैं? You are attending one kind of stimulus rather than another. You are focused on something, and that is going into your short term, and then from short term, if you are doing it, attending it again and again, it will going into your long term memory. So these are the cognitive categories. Now processing speed, अब हम एक एक करके इनको दोबारा पढ़ते हैं। This is the speed at which your brain processes information. Faster processing speed means more efficient thinking and learning. Processing speed declines consistency across the adult lifespan, thus compromising higher cognitive performance. It is possible that by challenging your cognitive abilities and pushing the limits of your processing speed, you may allow these age-related changes. Auditory processing, once again it's a repetition. This is the ability to analyze, blend and segment the sounds. और इसका प्रोसेस आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि क्या होता है जब साउंड वेव्स आप तक पहुंचती हैं, तो किस तरह वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और किस तरह से वो आपके मैसेज जो है वो ब्रेन तक लेके जाती है। इट्स ऑल्सो नोन एज phonemic awareness. Auditory processing is crucial not just for speaking but also for reading and spelling. This is because when you read, you need to be able to identify the individual and blended sound that make each word unique and recognizable. Now comes the visual processing. This is the ability to perceive, analyze and think in विजुअल इमेजेस। आई का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कॉर्निया, रेटिना, आइरिस का जो रोल था कि किस तरह लाइट वेव्स आपकी आंख तक पहुंचती हैं और किस तरह इन्वर्टेड इमेज जो है वो ब्रेन को जाता है। इफ़ यू रिमेंबर योर लास्ट लेक्चर्स, यू मस्ट बी
recalling them, you must be retaining them, and it must be in your short term memory. और आज का एम क्या है हमारा कि ये सारा कुछ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में थ्रू रिहर्सल चला जाए, और नेक्स्ट टाइम मे बी लॉन्ग टर्म मेमोरी से आप रिटेन करना आपके लिए पेपर में बहुत आसान होगा. So visual processing is imperative for reading. It's meant for reading, remembering, walking, driving, playing, sports, and literally thousands of other tasks you do in everyday life. Visual perception is an ongoing process involving selecting, grouping, and interpreting visual information. तो ये इस तरह से हम visual information लेते हैं. I'm just not going into the explanation of these things because we have already explained these things into sensations, and we have repeated again and again in perception and in memory the role of your sensory organs, the role of your sensory neurons, the messaging, the neural currents, impulses, and everything, and the ways we are learning through our senses and our body. So I'm not giving going into a lot of details for these topics. This is the ability. लॉजिक और रीजनिंग क्या होती है? लॉजिक और रीजनिंग जो अभी हमने बताई कि इट्स एबिलिटी टू रीजन, फॉर्म कॉन्सेप्ट्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग अनफेमिलियर इंफॉर्मेशन और न्यू प्रोसीजर्स, जो मैंने आपको बताया. और ये होती कैसे, ये भी आपसे थोड़ा सा डिस्कस किया, प्रायर एक्सपीरियंसेस और लर्निंग की वजह से जो आपके अंदर मौजूद होते हैं बाज़ दफ़ा. इट एनेबल्स यू टू क्रिएट कोरिलेशंस, सॉल्व प्रॉब्लम्स, प्लान अहेड एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स. And deductive reasoning is the actually it determines whether the truth of a conclusion can be determined from that rule based solely on the truth of the premises. Inductive reasoning is attempts to support a determination of the rule. ये अभी आपको समझ आता है कि ये होगा क्या. Attention skills. अब डिडक्टिव और उसको याद रखिएगा और आगे देखते हैं कि कहाँ पर हम दोबारा इसको आपको बयान करेंगे. There are three types of attention skills: sustained attention, the ability to stay focused and on task for a period of time. Selective attention is the ability to quickly sort through incoming information and stay focused on the thing in spite of distractions. जैसे कि इस वक्त आप मेरे लेक्चर पे attentive हैं. Divided attention is the ability to multitask. Divided attention कि during my lecture you are all, if you are also trying to write it, then you are doing two things: you are listening and you are writing, and at the same time बीच में आपने एक जुमला मिस किया और जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और कहा कि मैं क्लास में हूँ, मुझे भी कॉल ना करो. The same time you just for a while your attention was not on the lecture, आप किसी और चीज़ पे चले गए. So these are divided attention, which is the ability to multitask. But you got something. मल्टीटास्किंग आप एट द सेम टाइम कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और सुनते सुनते अगर कोई मक्खी आपके पास आ गई है तो आपने उसको हवा ऐसे अपने सामने से उड़ा भी दिया है. तो मल्टीटास्किंग, मोटर मूवमेंट भी आ गई, अटेंशन भी आ गई, लिसनिंग भी आ गई, और राइटिंग भी आ गई. मेमोरी, वंस अगेन मेमोरी आपको बहुत डिटेल में हमने पढ़ाया हुआ है, बट इट्स अगेन मैटर ऑफ कि आप इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में किस तरह लेके जाते हैं इस सब्जेक्ट को. तो हम रिहर्स कर रहे हैं आज. मेमोरी इज द मीन्स बाय विच वी ड्रॉ ऑन योर आवर पास्ट एक्सपीरियंस in order to use this information in the present. It is the process by which information is encoded, stored and retrieved. एनकोडिंग आपको पढ़ाई थी, स्टोरेज बताई और रिट्रीवल बताया. एनकोडिंग allows information that is from the outside world to reach our senses in the forms of chemical and physical stimuli. In this first stage, we must change the information so that we may put the memory into the encoding process. Storage is the second memory stage or process. ठीक है, पहले स्टोर होता है, फिर रिट्रीव होता है, और रिट्रीव किस तरह होता है? थ्रू रिहर्सल एंड एवरीथिंग. This is a model of memory. 3 memory stores: sensory memory, input, buffer, visual और acoustic memory इसमें आती है. शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपकी स्क्रैच पैड स्टोर, विजुअल और acoustic. लॉन्ग टर्म में स्टोर्स फैक्ट्स एंड मीनिंग्स, सिमेंटिकली ऑर्गेनाइज्ड होती है ये. और शॉर्ट टर्म मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड एज वर्किंग मेमोरी, जो करंटली जो हर वक्त आपकी यूज हो रही है. दिस स्किल हैंडल्स द डायनेमिक जॉब ऑफ कीपिंग एट द फोर फ्रंट ऑफ योर माइंड द इंफॉर्मेशन you need to complete immediate and short term task is actually the
basis of your short-term memory. In short-term working memory, we encode information from the sensory registers for transfer into long-term memory. For example, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था किस तरह, देखो डिफिकल्ट है इतना लंबा नंबर याद करना, बट इट्स मच इजी टू मेक इट इनटू ग्रुप्स, और इसकी रीज़न भी आपको बताई है कि क्यों इंसान ग्रुप में, हमें चीज़ें ग्रुप में करने की आदत हो गई है. हम ग्रुप में, वी आर बाय नेचर वी आर मेकिंग ग्रुप्स एंड देन वी आर रिट्रीविंग इट और स्टोरिंग इट और लर्निंग इट. अब इसको, ये जो नंबर है इसको आप इस तरह से कर लो तो ईजी हो जाएगा कि अगर आप उसको ग्रुप में डिवाइड कर लो 3 और 4 के digits के, और digits are easy to memorize rather than the alphabet, so this is also short term memory में हमें बड़े आसानी से digits revise हो जाते हैं. Our short term memory can hold approximately 7 items for about 20 to 30 seconds. एक एक्सपेरिमेंट याद है आपने किया था लास्ट टाइम, जिसमें आपने आइटम्स को कुछ देर के लिए देखा था और उसके बाद उसको रिट्रीव किया था और बयान किया था. Short-term characteristics. Short-term working memory characteristics important for the design of human to system interfaces as well as training learning programs are capacity, duration. पहले तो capacity ये है कि very limited and in some models considered a bottleneck in human information processing. The classic work of Miller का काम था इस पर, determine the number of units that can be processed at any one time as 7+2. Subsequent studies have indicated that 5+2 may apply to most of the items we wish to remember. इतने items हम remember कर सकते हैं at a same time. Duration जो है वो about 15 to 30 seconds होती है. However, it can be indefinite if one continues to concentrate on, attend to and rehearse the information in its stores. तो ये याद रखिएगा कि इतने items इतने time के लिए आप कर सकते हो, इससे ज़्यादा करने की कोशिश करोगे और अगर नाकाम होगे तो it doesn't matter, क्योंकि you are not unintelligent or you are not worthless or you are not the person who is having a memory problem. क्योंकि अगर ये आप कर सकते हैं, जो कि एक यूजुअली एक सेहतमंद बंदा इस ड्यूरेशन के लिए शॉर्ट टर्म मेमोरी में इतने आइटम्स को रख सकता है जो कि बताए जा रहे हैं, तो ये एक जर्नलाइज रिसर्च फैक्ट है दैट इज अप्लाइड ऑन एवरीबडी. और इससे ज़्यादा जो कर रहा है वो थ्रू प्रैक्टिस और थ्रू मेकिंग द मेमोरी वेरी शार्प, और जिनकी के थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड जिनको कहते हैं गिफ्टेड हैं, उनकी थोड़ी सी शार्प होगी, बट इट इज़ वेरी नॉर्मल कि आप हर चीज़ याद नहीं रख सके. और इतनी सी देर के लिए अगर आइटम आपके सामने रखा जाए तो वो आपको थोड़ी देर में रिट्रीव हो सकता है, मगर उसका नंबर ऑफ आइटम्स कैन बी 5 to 7. ठीक है. लॉन्ग टर्म मेमोरी, वंस अगेन द सेम कॉन्सेप्ट. This is the library of facts and knowledge you have accumulated in the past. Its size is considered to be infinite or practical purposes. It is for the practical purposes. Short term memory क्या थी आपकी, जो कि immediately आपको आपके साथ चल रही थी, that is a working memory. अभी भी इस वक्त short term memory आपकी active है. In other words, we will not run out of memory in our lifetimes. Long term memory has a relatively slow access time of 100 milliseconds. ठीक है. आई नो दैट, देखें ये फिगर देखें आप, लॉन्ग टर्म मेमोरी में एक डिक्लेरेटिव नॉलेज है, एक प्रोसीजरल नॉलेज है, एक एपिसोडिक नॉलेज है. इनको हमने बड़ी डिटेल में मेमोरी के चैप्टर में पढ़ा था. आई डोंट थिंक सो कि इनको एक्सप्लेन करने की इस वक्त ज़रूरत है. आई नो दैट इवन नंबर्स एंड विद मी द डिजिट्स 0, 2, 4, 6 and 8. देखो डिक्लेरेटिव नॉलेज ये है. आई नो हाउ टू प्रोनाउंस एंड कॉम्प्रीहेंड न्यू वोकैबुलरी, दैट इज प्रोसीजरल नॉलेज. और आई रिमेंबर व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम हाई स्कूल इज एपिसोडिक, जो बेस्ड ऑन इवेंट होती है, किसी इवेंट के साथ बेस करती है, दैट इज episodic knowledge. Declarative or explicit knowledge. Static knowledge about things in the world such as facts and experiences that we can recall under conscious control is declarative or explicit knowledge. Semantic memory. This is information that has lost its time reference. That is, we know the information, facts and concepts, but we cannot remember where or when the information was acquired. This is our generic knowledge of the world. Episodic memory. These memories are associated with a specific time or episode in our life and is in serial form. These are specific incidents from our past that we can relive by remembering incidental details of an event. We have already done this comparison of short and long term memory, but we will give a quick glance to these two differences. Short term memory, very fast input. Long term memory, relatively slow input.
शॉर्ट टर्म मेमोरी लिमिटेड कैपेसिटी है, प्रैक्टिकल और अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है जनाब लॉन्ग टर्म मेमोरी में। 5 to 20 सेकेंड्स की ड्यूरेशन के लिए है, प्रैक्टिकली अनलिमिटेड ड्यूरेशन के लिए है। कंटेन्स वर्ड्स, इमेजेस, आइडियाज, सेंटेंसेस, कंटेन्स नेटवर्क्स और स्कीमेटास। इमीडिएट रिट्रीवल होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में और रिट्रीवल डिपेंड्स ऑन कनेक्शंस। ठीक है, मेमोरी फ्लो, ये मेमोरी फ्लो है आपके सामने जो इस वक्त स्लाइड है इस पे कि स्टिमुलस आया, कोई भी सेंसरी ऑर्गन से मैसेज गया, परसेप्शन हुई, ब्रेन ने कुछ परसीव किया, कोई ऑर्डर दिया, उस परसेप्शन के मुताबिक सेंसरी मेमोरी में 1 सेकेंड मिली सेकेंड के लिए दैट इज देयर, बट अटेंशन मिली अगर उसको तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में, वर्किंग मेमोरी में चला गया 1 मिनट के लिए, एंड देन इट कैन बाय रिहर्सल इट कैन गो इनटू long term memory, but at the stage of short term working memory it can be forgotten if it is not given attention, or through repetition it can be go into the long term memory. So this chart is explaining you the process of memory. Why we are studying memory into cognitive processes? Because cognitive processes are all based on, as I told you, experiences and past experiences and your learning. So your past experiences are all about your memory. तो memory के साथ हम इसलिए इसको इतना relate कर रहे हैं और memory को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम जो है मेमोरी के लिए के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी इंक्लूड्स बोथ रीसेंट इंफॉर्मेशन विच कैन बी फ्रेजाइल एंड इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन कंसोलिडेटेड एंड इन स्टोर फॉर सम टाइम। The process of consolidation is thought to take place in the hippocampus. आपने once again ये word बार बार सुन रहे हैं आप. This is a part where this is very active during this process of memory, which creates the memory traces and transfers the memories to other parts of the cerebral cortex for long-term store. Recognition is the identification of items. क्या recognize करना, identify करना on the base of prior learning and long-term memory storage. It can be thought of as a pattern match of the item or person with a pattern in memory. We are much better at recognition than recalling. Recall is more difficult than recognition because the item or person must first be recognized and then specific. Associated information found and retrieved from long-term memory. Recall is more like a fill in the blank test. You just recall. Recall मुश्किल है, ठीक है, लेकिन recall हम at many times we are recalling the things. Memories and the self. In one sense, we have our memories. If we had no long-term memory, we would be locked in a world of immediate sensory experience with no means by which to interpret our environment or determine our actions within it. Our learning encoded in memory determines our belief system. It determines our belief system, it influences our perceptions and defines the self. Cognition, learning and memory are inexorably linked. They are linked with each other. Cognition, learning और memory. याद रखो, cognition क्या है आपको बताया, learning क्या थी ये आपको पहले बता चुके, memory क्या है ये भी आपको बार बार बता रहे हैं, और ये सब कुछ आपस में linked है, तभी हमारी cognitions बन रही हैं. अगर memory ना हो तो हम डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ना कर सकें, क्योंकि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं प्रेजेंट की, और पास्ट एक्सपीरियंस में अगर हमारी मेमोरी से वो चीज़ें निकल गई हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आपके डिसीजन मेकिंग में, देन यू आर नॉट लाइक यू कैन जस्ट लिविंग इन द प्रेजेंट मेमोरी, जिसमें कि हम सिर्फ अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को यूज़ करते हुए काम कर रहे हैं. तो इट्स नॉट you can say कि it's not possible to make a decision without having this long term memory. Memories and the self था ये, और उसके बाद हम cognitions में role of language पढ़ेंगे. अभी हमने memories का ताल्लुक cognitions के साथ पढ़ा, अब language का ताल्लुक cognitions के साथ पढ़ेंगे. तो language and cognition को हम क्या कहेंगे कि it's
Cultural wisdom, cognition develops mental representations, modeling surrounding world and adapts cultural knowledge to concrete circumstances of life. Language is acquired from surrounding language, ready-made, and therefore can be acquired early in life. This early acquisition of knowledge in childhood encompasses the entire hierarchy from sounds to words to phrases and to the highest concepts existing in culture. Cognition is developed from experience. Language and cognition use similar mechanisms. It is embodied and situated in the environment. So, your language starts earlier in your life, in your childhood, और आहिस्ता आहिस्ता इसके कॉन्सेप्ट्स बनते जाते हैं और कल्चर इस पर अफेक्ट कर रहा है, सोसाइटी अफेक्ट कर रही है और इनका तकरीबन सेम मैकेनिज्म है जो कि एनवायरनमेंट रिलेटेड है और जो कि सिचुएटेड है आपके सिमिलर मैकेनिज्म है जो कि सिचुएटेड है आपके एनवायरनमेंट में. नाउ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसिंग विद इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी. लैंग्वेज स्ट्रक्चर जो है दैट इज रिलेटेड विद द प्रोसेसिंग अंडर द डोमेन ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिसमें लैंग्वेज स्ट्रक्चर में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर द फोनीम्स, दैट आर द साउंड्स, the speech sounds, which is the study how speech sounds are produced. These phenomena, phonemes such as that can be used in different ways, like using the word bag and baby. Each word is said differently, but the does double duty in this case. This is not the only letter in the alphabet that does this double duty. Words इसमें हैं जिसमें कि they are also the phonemes that fit together to produce the some 600,000 words in the English language. While much of the English language may make sense to us in the United States, US में तो कुछ English language की कुछ चीज़ें हमें कोई sense मिलता है, but the same idea in foreign languages such as vowel की मौजूदगी start में नहीं है, जैसे be that is a word, it is not allowed in the United States but used elsewhere in the world. It can be used, it is making a sense. So words का एक जगह जो meaning है या sense बना रहे हैं वो दूसरी जगह पे नहीं बना रहे. But to learn the process of language or structure or sounds or this all, it is belong to the cognitive psychology or cognitive processes. Sentences आ गए इसके बाद जिसमें कि these are the grammatical arrangements of the words that help us construct thoughts when trying to speak or write. आपका sentence बनाने का तरीका और grammatical arrangement जो है different है, but in any language it is different. But learning it is actually you are making your cognitive framework, cognitive language processing in which your language is developing according to your learning, your culture, your norms. Text. Text is when one uses a group of related sentences to form a paragraph that explains a subject. Text पूरा explanation है जो किसी चीज़ को, subject को, किसी topic को explain कर रही है. Now comes the visual cognition. Visual cognition is including all the structure of eye and the structure of the process of your vision and involvement of your visual sensory nerves, the optic nerve, the iris, the pupil, the retina are the major parts of it. So visual cognition is a kind of cognition which involves the structure and functioning and process going on in the visual area, that is the eye and the brain coordinations. It covers many aspects such as face, scene and object recognition, visual attention and search, visual word recognition and reading, eye movement, control and active vision, short-term and long-term visual memory and visual imagery. Cognition refers to the way an individual acquires and processes information, and those who veer toward a visual cognitive style prefer to process visual information rather than, for example, acoustic or verbal information. There are several strategies one can use when processing visual information. Now, the visual cognition refers to the way the brain responds to the visual stimuli. In other words, the subjective process where the seeing becomes through an objective process, an object, word or memory. Visual cognition can be conveniently divided into subtopics. The first is the representation of information.
concerning the visual world currently before a person, when we behave in certain ways or change in our knowledge about the world in response to visual input, what guides our behavior or thought is rarely some simple physical property of the input, such as overall brightness or contrast. The second subtopic is the process of remembering or reasoning. It's about shapes or objects that are not currently before us but must be retrieved from memory or constructed from a description. This is usually associated with the topic of visual imagery. ये जो आप imaginations कर रहे हैं ना, imagery कर रहे हैं, so it is a process of remembering or reasoning. आप किसी इवेंट को रिमेंबर करें और इमेजिन करें तो आपको लगेगा वो सारा इवेंट आपके सामने उसी तरह से आ गया है. प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स डिस्कवरिंग, एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. आप लोग अपनी कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स? मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट यू डू, यू आर हैविंग अ न्यू प्रॉब्लम एनी टाइम एंड यू आर सॉल्विंग इट यूजिंग योर past experiences, your new knowledge, your bringing different ideas together and applying it on the problem and trying to solve it. The ultimate goal of problem solving is to overcome obstacles and find a solution that best resolves the issue. The best strategy for solving a problem depends largely on the unique situation. In some cases, people are better off learning everything they can about the issue and then using factual knowledge to come up with a solution. In other instances, creativity and insight are the best options. Creativity क्या चीज़ है? Creativity, making a new or inventing a new idea or new thing, but that idea and that new thing is obviously influenced by your prior learnings, and but some people are more creative, some are less creative. Why? Because maybe they are not using their prior learning in that manner जो कि problem solving के लिए और creativity के लिए जो है, जिसको कहते हैं कि दो तरह से आप सोचते हैं. एक आप स्ट्रेट सोचते हैं और एक आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं. जो लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं वो दे आर मोर क्रिएटिव देन द पीपल हु आर थिंकिंग इन बाउंड्रीज. और उसके अभी मैं आपको आगे एक एग्जांपल दूंगी. इनफैक्ट आप लोग खुद सॉल्व करोगे उस प्रॉब्लम को और देखोगे कि आप में से कौन लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं और कौन लोग जो है वो बाउंड्रीज में सोच रहे हैं. सो अभी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा. प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल. प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल जैसे कि आप देख रहे हैं, दिस इज द साइकिल. नंबर 1, यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यू डिफाइन द प्रॉब्लम, यू कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रेटजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम. एक एग्जांपल लेते आएं और उसको करना शुरू हो जाएं. आइडेंटिफाई करें. चलें जी, एक प्रॉब्लम हुई है आपकी क्लास में. अचानक पीछे आपको एक आग नजर आई है जो कि शायद किसी कुर्सी पे लग गई है. You just see it and your brain got the message and it perceived and it give you the message कि there is a fire behind you, और जो कि कुर्सी पे थोड़ी सी आग है. आपने आइडेंटिफाई किया कि ये एक आग है जो कि कुर्सी पे लगी है और ये कुछ कर सकती है. यू डिफाइन द प्रॉब्लम. इसकी इंटेंसिटी क्या थी आग लगने की? एक कुर्सी पे लगी है, इट कैन बी सॉल्व, इट कैन बी डन. स्ट्रेटजी बनाओ, इसको सॉल्व करो. स्ट्रेटजी क्या है? लेट्स गो आउटसाइड, ब्रिंग समथिंग कि इस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं. उसके करीब जाओ, उसको फूंके मारो या जो भी करो. अगर थोड़ी आग है तो ऑफ कोर्स यू विल बी ट्राइंग टू डिफाइन इट फर्स्ट एंड देन यू विल बी एक्टिंग अकॉर्डिंगली. कंस्ट्रक्टिंग अ स्ट्रेटजी. फिर आपकी ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रॉब्लम. अब आपको पता है कि आग क्या क्या कुछ कर सकती है. आग पूरी क्लास को जला सकती है, थोड़ी सी आग. और फिर आप उसको जब ऑर्गेनाइज करते हो अपनी इंफॉर्मेशन को, तो आप बताते हो कि ये गर्म होती है. आपने लर्न किया है ना इसके बारे में, गर्म होती है, यहाँ पे गर्मी हो जाएगी, यहाँ पे चीज़ें जल सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं, शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है और या काफ़ी दूर तक जा सकती है. आपने अपनी सारी प्रायर लर्निंग को यूज़ किया, ऑर्गेनाइज किया एंड देन यू आर एक्टिंग. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. नाउ यू आर फाइंडिंग एंड वॉचिंग कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं जो कि हम इसको सॉल्व करें. Monitoring the problem solving.
Now you are acting upon it and evaluating the problem solving. Now you are evaluating that आपने जो step लिया problem solving की, आपने कंबल लाए आप या कोई पानी लाए या आप उसके करीब गए, उसको हवा से बुझाने की कोशिश की और आपने उसको evaluate करके and then you are trying to solve the problem. Now there are many approaches behind it. That is one behaviorist approach जो कि आप पढ़ चुके हैं, मगर हम इसको इस अप्रोच को यहाँ कैसे यूज़ कर रहे हैं ये सोचने की बात है कि हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं. तो इसको ज़रा स्टडी करते हैं एंड देन वी विल सी कि हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं. बिहेवियरिस्ट रिसर्चर्स एज यू नो कि वो क्या करते हैं कि वो दे आर्ग्यू दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग वाज अ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस. That is, organisms faced with the problem applied behavior then had been successful on a previous occasion. Successful behavior was itself believed to have been arrived at through a process of trial and error. और याद होगा आपको trial and error learning आपने पढ़ी थी. और behaviorism is primarily concerned with only observable behavior, as you remembered, as opposed to the internal events like thinking or emotions. वो अंदर की चीजें हैं, वो mental processes हैं. Behavior जो है वो वही है जो overt behavior है. और observable, that is external behavior, can be objectively and scientifically measured. Internal events such as thinking should be explained through behavioral terms or eliminated altogether. अब ये वो चीज़ें जो कि मेंटल प्रोसेस से नहीं बल्कि जो कुछ नज़र आ रहा है उससे और ट्रायल एंड एरर पे बेस कर रही हैं. हमने फिर इस पे गेस्टॉल्ट भी एक पढ़ी थी अप्रोच. गेस्टॉल्ट की अप्रोच क्या थी कि जी they argued that problem solving was a productive process. अब क्या था problem solving, इसके पीछे क्या इन्वॉल्व है. problem solving is part of cognition और problem solving में हम कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट्स को स्टडी कर रहे हैं इस वक्त. बिहेवियरिज्म को हमने पढ़ा कि वो क्या कहते हैं, अब हम गेस्टॉल्ट को पढ़ रहे हैं. गेस्टॉल्ट ये कहते हैं जनाब कि इन पर्टिकुलर द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम इंडिविजुअल sometimes restructured their representation of the problem, leading to a flash of insight that enabled them to reach a solution. वो रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं पूरे सिचुएशन को एज अ होल देखते हुए और उसको फिर सोल्यूशन तलाश कर रहे हैं. They describe several aspects of thought that acted as barriers to successful problem solving. One of these was called the Einstellung effect, now more commonly referred to as mental set or entrenchment. This occurs when a problem solver becomes fixated on applying a strategy that has previously worked but is less helpful for the current problem. तो देखें, थिंकिंग कैप पहन ली है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर दिया है. गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक हम प्रॉब्लम को एज अ होल डील कर रहे होते हैं विद आवर और अप्लाई करते हैं वो स्ट्रेटजीज जो प्रीवियसली भी काम आई थी हमारे और जो कि करंट प्रॉब्लम के लिए कभी कभी लेस हेल्पफुल होती हैं, मगर हम उनमें अपनी इनोवेशन डाल के वी ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. कॉग्निटिव अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है. प्रॉब्लम स्पेस थ्योरी ये कहती है कि इन दिस थ्योरी पीपल सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय सर्चिंग इन अ प्रॉब्लम स्पेस. कैसे? The problem space consists of the initial current state, the goal state and all possible states in between. The actions that people take in order to move from one state to another are known as operators. प्रॉब्लम स्पेस थ्योरी दोबारा ये बता रहे हैं कि अब मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स नेगोशिएटिंग अल्टरनेटिव पाथ्स टू अ सॉल्यूशन. इनिशियल स्टेज इज लिंक्ड टू गोल स्टेट बाय अ पाथ. Knowledge states are produced by the application of mental operators. Algorithm versus heuristics are used to move along the path. Limited processing resources provide constraints on the degree to which multiple moves can be considered. The 9-dot problem is showing the way of how you are trying to solve your problems and how the way आप think कर रहे हो या creativity कर रहे हो और think out of the box कर रहे हो और इसको ज़रा solve करने की कोशिश करें. You might take 10 minutes to solve it. आपको मैं 10 मिनट देती हूँ, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें. ये आपके सामने 9 डॉट्स हैं. इसको पेन उठाए बगैर कनेक्ट करना है स्ट्रेट लाइंस के जरिए विदाउट लिफ्टिंग योर पेंसिल और पेन. कनेक्ट द डॉट्स विथ 4 straight lines. 4 straight lines. Remember, no, not 5 straight lines. 4 straight lines, not 3, 4. I have asked you 4 lines. Draw 4 lines and connect these dots.
Now try it. You have 10 minutes to solve this problem and then come up with a solution. करें इसको solve. आप लोगों ने इसको solve करने की कोशिश की और how many of you have done it? How many of you were having some prior learning about it? If you are having some prior learning about it, then you must have solved it up till now. But most of the time I've asked people about this problem to solve कि जी 9 dots हैं, इनको connect करो without pencil उठाए, pen उठाए और 4 lines से आप इनको connect करो. Nobody was able to solve in my classes, but might be there was one, yeah, I remember one engineering student who solved it and he was not knowing about this problem before. तो ये possible है. सिर्फ आपने अपना जो बॉक्स है ना, आपकी जो लिमिट्स हैं, आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचें. आप अपनी लिमिट्स में मत सोचें, थोड़ा सा लिमिट से बाहर जाके सोचें, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे. और दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी विद क्रिएटिविटी इनटू इट. और कुछ ना कुछ आप नतीजे पे पहुंच जाएंगे. और इसका सोल्यूशन इन स्लाइड्स पर आपको नहीं मिलेगा. Go and take the solution. If you search for 9-dot problem solution, you can find it on the website. But first try to do by yourself, and if you cannot find, then go and find the solution and see how अगर हम out of the box सोचते हैं तो हम कितनी problem solve कर सकते हैं अपनी. हम बड़ा straight और हम बड़ा focus सोचेंगे तो हम नहीं solve कर सकते. इसको solve करें, देखें creativity आपके अंदर कितनी है और फिर आप apply करें इसको अपने दूसरे decision making पे, and then you will find that आप out of box सोचने की सलाहियत जब रखेंगे तो आप में मज़ीद creativity आएगी, problem solving आएगी, and life will be much easier for you. Now reasoning, it's also related to cognitive processes. Reason करना, question करना, reasoning देना, reasoning मांगना, अपने से मांगना, दूसरों से मांगना, this is part of cognitive process. The set of mental process used to derive inferences or conclusions from premises. Reasoning helps to generate new knowledge and to organize existing knowledge, rendering it more usable for future mental work. Reasoning is therefore central to many forms of thought, such as scientific, critical and creative thinking, or argumentation, problem solving and decision making. Now, inductive reasoning. What is inductive reasoning? Inductive reasoning is implicative. It generates new knowledge. Inductive reasoning supports inference but does not guarantee that the inferences are true. There are many forms of inductive reasoning, such as enumerative induction and analogical reasoning. The best known form is enumerative induction, in which the general properties of the class are inferred from a specific set of empirical observations. For example, upon observing that all the birds in the neighborhood have wings and fly, a person infers that all birds have wings and fly. Infer karna. From your knowledge you infer something. You just think that this, since all the animals who belong to this group is having this, so you infer that all animals will be having this, belonging to the same group. Inductive reasoning would work in the opposite order. The specific observation would be that a particular wasp has a stinger. One could then deduce that all wasps have stingers, including that all cats have orange fur, because one cat has orange fur, for example, could be easily disapproved by observing cats that do not have orange fur. ये सारा आपने infer किया through your observation. So inference जो है, that is kind of reasoning, and then comes the deductive reasoning. अब आपकी ये पिछले जो मैं पीछे एक स्लाइड पे आपको कहा था ना कि हम आगे इसको समझेंगे, तो ये इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है. Deduction refers to processes of inference which guarantee logically valid conclusions from a set of premises. In other words, assuming that the premises are correct, the conclusions deducted from these premises must also be correct. Deduction plays an important role in categorical thinking, categorical reasoning. One of the main cognitive functions of deductive reasoning is to organize knowledge in ways that allow one to derive
parsimonious conclusions from sets of premises. This is one of the two basic forms of valid reasoning. It begins with a general hypothesis or known fact and creates a specific conclusion from that generalization. The basic idea of deductive reasoning is that if something is true of a class of things in general, this truth applies to all members of that class. One of the keys for sound deductive reasoning then is to be able to properly identify members of the class, because incorrect categorizations will result in unsound conclusions. So deductive reasoning इन सारी चीज़ों पर बेस करती है. Deductive reasoning is one of the two basic forms of valid reasoning. It begins with a general hypothesis or known fact and creates a specific conclusion from that generalization. आपको कोई फैक्ट पता है, कोई नॉलेज है आपको किसी चीज़ के बारे में, और आपने उसके बेस पे उसको जर्नलाइज किया है किसी पर, अप्लाई किया है तमाम चीज़ों पे, कि फर्ज करें आपके पास ये डिडक्ट किया आपने कि आप 2, 3, 4 दुकानों पर गए और आपको हर चीज़ महंगी लगी उस एरिया में, तो आपने डिडक्ट किया कि इस इलाके की तमाम चीज़ें हर दुकान पे हर चीज़ महंगी बिक रही है एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट वेयर आई विजिटेड लास्ट वीक. So that deduction make it possible for you to create a specific conclusion out of that generalization कि ये इलाका बड़ा महंगा है, उस इलाके से शॉपिंग करनी चाहिए, and you deduce something and you gave a reasoning that because for example I bought a soap last weekend from that place that was this much price and this was this much large price, so you can deduct that this place is a very expensive place to buy the daily routine groceries or routine things or anything. So you generalize and you deduct something from your own observation, generalizing it and deduce. This kind of learning is really important because it is giving you the deductive conclusions on the base of your previous knowledge. The basic idea of this kind of reasoning is that if something is true of a class of things in general, this truth applies to all members of that class. One of the keys for sound deductive reasoning is to be able to properly identify members of the class, because incorrect categorizations will result in unsound conclusions. ये भी important है. Now you make reasoning, two kinds of reasoning, and then you are making some kind of judgment and decision making, because you are reasoning, you are giving reasons due to many things. The basic for giving reasoning can be many things, and the basic of judging something or making a decision can be a basic cognitive process. It is a basic cognitive process of human behaviors by which a preferred option or a course of actions is chosen from among a set of alternatives based on certain criteria. Decision-making process depends upon the amount of time and information which is available. The psychology involves careful planning, thin slicing and extrasensory perception. There are many theories which deal with decision-making process. Some of them are explained below with their merits and demerits. हर तरह से. These three methods of decision-making are consciously or unconsciously considered by the human brain during the decision-making process. Let's see. Judgment and decision-making. Frame the problem, choose the people, best process, alternate create करें, define the values, analyze the information, और फिर declare the work. So this is how we are judging and decision making, making a decision on the basis of our judgment. So today cognitive processes are studied in an elaborated manner. Today's lecture was actually the repetition of previous lectures, but we have organized all the processes going inside a human body which are responsible for your cognitive processes. अब क्या क्या चीज़ें important हैं, क्या क्या processes involve हैं आपकी cognitive processes में. Memory है, आपकी decision making, the learning, the judgment you are doing and the
ऑल द थिंग्स, द इंसाइट लर्निंग जिसमें हमने क्रिएटिव लर्निंग पढ़ी, क्रिएटिविटी पढ़ी, प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ी, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ योर कॉग्निटिव प्रोसेसेस. और कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन चीज़ों से मिलके बनते हैं, आपकी थिंकिंग के स्टाइल से, आपके फ्रेमवर्क से, आपके स्टीरियोटाइप बिहेवियर से, आपके एक्सपीरियंसेस से जो लर्निंग आपके सामने आती है और उससे आप जो डिसीजन मेक करते हैं और आप सोल्यूशन लेकर आते हैं एट टाइम्स through your making use of your long-term memories and sometimes short-term memory, and all these processes are involved in your cognitive processes. अब आप ये देखें, गौर करें, हमने क्या किया था, साइंस को डिफाइन किया, साइकोलॉजी को डिफाइन किया था एज अ साइंस, और हमने कहा था कि इट्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स. तो अब आप अगर आप शुरू से नोटिस करें तो हम अभी तक पहले हमने प्रूफ किया कि वाई इट इज़ अ साइंस, साइंस के सारे स्टेप्स को ये फॉलो कर रहा है, और फिर हमने प्रूफ किया कि बिहेवियर क्या है, बिहेवियर किस तरह से मेजर कर सकते हैं और किस तरह से हम उसको साइंस की कैटेगरी में डाल रहे हैं, क्योंकि हम उसको एक्यूरेटली मेजर करके, एक्यूरेटली उसके स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम बिहेवियर को लर्न कर रहे हैं, समझ रहे हैं. और फिर हमने कहा ये मेंटल प्रोसेसेस की भी स्टडी का नाम है. तो मेंटल प्रोसेसेस या कॉग्निटिव प्रोसेसेस बेसिकली आर इंटर रिलेटेड, और कॉग्निटिव प्रोसेसेस को हम समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सो मेनी थिंग्स, बिहेवियर, लर्निंग, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉग्निटिव प्रोसेसेस scientifically. Science is involved in it, bio is involved in it, social learning, culture, all these things are involved in making a personality full of capabilities of problem solving, creativity. Cognitive processes are remembering, thinking, forgetting. These are all the processes involved in cognitions, and one personality is full of all these things, and we are just a product of all these processes which are involved to make a personality. And under the domain of different areas, हम जो है इसको स्टडी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बिहेवियर को, कॉग्निशंस को, और द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन कॉग्निशंस. सो I hope you are able to understand today's lecture. Inshallah we will meet in the next lecture. Allah Hafiz.